नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक इमर्जिंग प्रिसिशन मैन्युफैक्चरर को स्टडी करेंगे। हाल ही में हमने देखा है और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मार्केट के जो अन्य प्रिसिशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग, आज़ाद इंजीनियरिंग या ओमनीटेक और यूनिमैक वगैरह हो गए, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं और ये भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड करते हैं। जब हम ये सेक्टर को स्टडी कर रहे थे तो हमको इसमें ना एक नया इमर्जिंग बिजनेस मिला जो अभी छोटे बेस पर तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका नाम है केडीडीएल और आज के बिजनेस एनालिसिस में हम केडीडीएल को इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे। केडीडीएल एक अनोखा बिजनेस है और आज हम इसके बिजनेस सेगमेंट्स, रिजल्ट्स, फ्यूचर आउटलुक और इससे जुड़े फिर जो भी रिस्क हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और साथ में एक छोटा सा वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी इसका हम लोग कर रहे होंगे। बाकी सिंपली स्टॉक्स पर हम नए नए बिजनेस मॉडल्स को आपके लिए एनालाइज करते रहते हैं और हमारा हिट रेशियो भी ओवरऑल अच्छा ही रहा है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फ्यूचर बिजनेस एनालिसिस के टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो अब देखिए केडीडीएल भले ही आपका एक स्मॉल कैप बिजनेस है, जैसे आप देखोगे अगर तो इसका जो मार्केट कैप है वो बस 4,000 करोड़ रुपए है। पर इसमें भी ना ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इनके कई सारे बिजनेसेस हैं। जैसे हम आपको एक ओवरव्यू दें तो ये टाइटन, टाइमैक्स और कई स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड्स के लिए डायल्स और हैंड्स बनाते हैं। ये केडीडीएल का वॉच कंपोनेंट्स का पहला सेगमेंट है। उसमें जो आपकी सुई वगैरह होती हैं, ऐसे पार्ट्स रहते हैं, वो बनाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने हाल ही में ब्रेसलेट्स का डिवीज़न भी शुरू किया है, जिसमें ये वॉच ब्रांड्स के लिए मेटल जो ब्रेसलेट्स होते हैं, वो बनाते हैं। फिर दूसरा इनका लग्जरी पैकेजिंग का एक सेगमेंट है ऑर्नापैक नाम से। इसमें ये वॉच और ज्वेलरी कंपनियों के लिए जो फैंसी और प्रीमियम सी दिखने वाली पैकेजिंग नहीं होती है, तो ये उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और फिर इसके बाद फिर जो तीसरा इनका सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, वो है आइजन का। अब देखिए होता क्या है कि जो आपका वॉच मेकिंग है ना, वो बहुत प्रिसिशन या बारीकी का काम है। उसमें काफ़ी बारीकी कैसे चाहिए होती है, डिटेलिंग चाहिए होती है। और केडीडीएल यही एक्सपर्टीज़ और स्किल जो है इनकी, ये अब अन्य इंडस्ट्री सेगमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ये एरोस्पेस, ईवी, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए छोटे पार्ट्स और प्रिसिशन कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ये सेगमेंट तेजी से ग्रो करता आया है। अब आगे हम इन्हीं सब बिजनेस सेगमेंट्स को एक-एक करके इन डेप्थ फिर से समझ रहे होंगे, पर हमने ना आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया कि केडीडीएल आपका करता क्या है। हाँ, एक चीज़ और एक्चुअली केडीडीएल आपका ईथॉस की होल्डिंग कंपनी भी है। ईथॉस आपका एक लिस्टेड प्लेयर है और आप शायद से जानते होंगे तो ये भी काफ़ी एक फास्ट ग्रो कर रहा बिज़नेस है। ईथॉस एक लग्जरी वॉच रिटेलर है। आपने ईथॉस के स्टोर्स भी देखे होंगे, जैसे ये राडो, टिसॉट, ओमेगा से लेकर रोलेक्स जैसी लग्जरी महँगी घड़ियाँ बेचने के बिज़नेस में हैं। अब केडीडीएल का लगभग 1/3 जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें ये स्विट्ज़रलैंड और फिर इसके अलावा जापान, यूरोप की लग्जरी वॉच कंपनीज़ को कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं। इसके अलावा भारत में इनका 80 से 90% मार्केट शेयर है। ये भी एक काफ़ी सरप्राइज़िंग चीज़ है। ये एक मोनोपोली बिज़नेस हो गया एक तरह से आपका और इसमें ये टाइमैक्स, टाइटन, फॉसिल जैसे प्लेयर्स को वॉच डायल्स और हैंड्स सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में केडीडीएल को मेनली आपका चाइना और थाईलैंड से कंपटीशन मिलता है। इसलिए ये जो ब्रेसलेट्स में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ये इन्हें वहाँ मदद करेगा। और इसके अलावा हुआ क्या है ना कि कोविड के बाद थोड़े समय का बूम आया था, जब लग्जरी वॉचेस की सेल्स तेज़ी से ग्रो कर रही थी। पर तब से चाइना और हांगकांग जो आपके मेन मार्केट्स हैं स्विच वॉचेस के, तो वहाँ पर डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ गई है। हालाँकि हाँ, साइड बाय साइड पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुआ है कि पहले जहाँ लग्जरी वॉच मेकिंग आपकी सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में कंसोलिडेट हो गई थी, अब अन्य देशों में भी वॉच मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है। ऐसे में केडीडीएल ये जर्मनी, यूके और फिर इसके अलावा जो हम आपको बता रहे थे जापान जैसे देश में मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट कर रहा है और वहाँ ये कंपोनेंट्स सप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ भारत भी काफ़ी अच्छा करता आया है। एनालॉग वॉचेस की सेल्स बढ़ रही हैं, अच्छी डिमांड आ रही है। जैसे आप देखोगे तो टाइमैक्स और टाइटन की वॉच डिवीज़न के जो रिजल्ट्स आए ना, वो पिछले 1-2 सालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो अब जैसे हमने आपको बता रहे थे कि केडीडीएल के 4-5 बिज़नेस सेगमेंट्स हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग ना फटाफट से इनके बिज़नेस सेगमेंट्स को एक-एक करके अच्छे से इन डेप्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनका वॉच कंपोनेंट्स का बिज़नेस है, जिसमें ये टाइटन, टाइमैक्स से लेकर बाहर के लग्जरी वॉच ब्रांड्स के लिए भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे डायल्स, हैंड्स माने सुइयाँ, इंडेक्सेस मतलब जो संख्याएँ या धारियाँ नहीं बनी होती हैं,
इसमें ये ब्रेसलेट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग में रिसेंटली एंटर किए हैं। इनमें कंपोनेंट्स को बनाने में ना काफ़ी बारीकी चाहिए होती है और जितनी महँगी आपकी घड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा बारीकी और फिनिशिंग चाहिए होती है उसमें। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे भी हो सकता है कि बस जो पतली-सी जो सुई होती है ना, वो आपकी आधी गोल्ड प्लेटेड हो और बाकी प्लेन। तो केडीडीएल के पास इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है और एफआई 26 माने कि पिछले साल में इनके कुल टोटल स्टैंडअलोन बिज़नेस में लगभग 240 करोड़ यानी कि 48 से 50% के आसपास सेल्स इस सेगमेंट से आई हैं। ब्रेसलेट्स अलग से 40 करोड़ रुपए सेल्स लेकर आया है, वो वॉच कंपोनेंट्स में काउंट नहीं होता है और उसे भी ऐड कर देंगे तो कुल आपकी 55 से 56% जो सेल्स आई हैं, वो वॉच कंपोनेंट से आई हैं। फिर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी एक्सपैंड करते आए हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा इनके पास 75,000 ब्रेसलेट्स बनाने की कैपेसिटी थी, जो ये अब बढ़ाकर 1,10,000 1,20,000 तक ले जा रहे होंगे अगले 8 से 10 महीनों में। ब्रेसलेट्स कैपेसिटी अभी इनकी 75 से 80% यूटिलाइज़ेशन पर चल रही है और ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली ना जो आपकी स्विच वॉचेज़ होती हैं, उनमें 70 से 80% जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपके स्विस ओरिजिन के होने चाहिए। मतलब वो स्विट्ज़रलैंड के ही होने चाहिए। पर आपके जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली स्विस ओरिजिनेटेड नहीं क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ब्रेसलेट्स को कंपनीज़ आउटसोर्स करती हैं और ऐसे में केडीडीएल महँगी वॉचेज़ के लिए भी ब्रेसलेट्स सप्लाई कर रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो केडीडीएल में हमको एक मेन ट्रिगर लगता है, जिसके लिए आज हम इस बिज़नेस को स्टडी भी कर रहे हैं, तो वो है इनका आइजेन का प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। जैसे हम आपको बता रहे थे कि वॉच मेकिंग में प्रिसिशन और एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो ये इस एक्सपर्टीज़ से एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो एंसिलरी जैसे सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये बैटरी मैनेजमेंट से लेकर अल्टरनेट एनर्जी तक इन सब सेगमेंट्स को पार्ट्स सप्लाई करते हैं। इसमें ये अपनी कोर स्किल सेट जैसे मोल्डिंग, प्रोग्रेसिव टूलिंग और प्रिसिशन स्टैंपिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं और पिछले साल इस सेगमेंट से लगभग इनका 200 करोड़ यानी 40% के आसपास बिजनेस आया था और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कस्टमर्स की भी लिस्ट दी हुई है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनका, जिसमें ये केन्स, यूटीसी एरोस्पेस, विशाय जिनके बारे में हमने अपनी पिछली शिवालिक बायोमेटल्स वीडियो में भी डिस्कस किया था और फिर टीवीएस, सीमेंस जैसे मेजर प्लेयर्स को कंपोनेंट पार्ट्स सप्लाई करते हैं। अब आइजेन को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है कि आपका ये जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है या प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग का, ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सनराइज सेक्टर है और ये नोटिस किया होगा आपने कि मार्केट के जो अन्य प्रिसिशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग, आज़ाद या ओमनीटेक, यूनिमेक वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो हम आपको इनिशियली बताए थे और ये काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड करते हैं। जैसे एक जो बाल होता है ना एकदम ह्यूमन हेयर, बस उतनी या उससे भी कम टॉलरेंस लिमिट होती है प्रिसिशन की। तो उनमें ये सब कंपनियां स्पेशलाइज करती हैं कि एकदम बारीकी वाला प्रोडक्ट बनाती हैं। वरना जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हो, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या क्रिटिकल यूसेज के नज़रिए से इनका एप्लीकेशन रहता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जैसे आप सोचो कि जो हवाई जहाज होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए बिकॉज़ लाइफ का रिस्क रहता है। तो वो एक चीज़ है और इस बिज़नेस में या जो ये सेक्टर है, इसमें स्टिकीनेस काफ़ी रहती है। कंपनियाँ इतना जल्दी अपने सप्लायर्स बदलती नहीं हैं और हर कोई ये सारा इतना इंट्रिकेट वर्क कर भी नहीं पाता है। तो इस वजह से ये आपका एक काफ़ी हाई आरओई, हाई मार्जिन बिज़नेस हो गया। और आइजेन के केस में इंटरेस्टिंग क्या है कि पूरे प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में इनका बहुत ही कम मार्केट शेयर है। जैसे इनका बेस ही अभी बहुत छोटा है। तो यहाँ से कंपनी आगे काफ़ी समय तक तेज़ी से ग्रो कर सकती है और इनका ना अब तक ईवी, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये सेगमेंट्स का ज़्यादा एक्सपोज़र रहा है। तो अब आगे ये स्पेसिफिकली इन्हीं सब सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे होंगे ग्रो करने के लिए। अब हम आगे चल के 2-3 और सेगमेंट्स, रिजल्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, केडीडीएल के फ्यूचर स्कोप पर, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पर देखिए, केडीडीएल तो आपका बस एक यूनिक बिज़नेस है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको ऐसे कई यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को ट्रैक करना है, जो आपके अन्य कंपनियों से बेहतर हों। पर ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने, स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है
और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ 75 से ज़्यादा हम अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो तीसरा जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इनका ऑर्ना पैक, उस पर बात कर लेते हैं। तो ऑर्ना पैक बेसिकली इनका पैकेजिंग डिवीजन है, जिसमें ये ज्वेलरी और लग्जरी वॉच ब्रांड्स के लिए जो फैंसी सी दिखने वाली पैकेजिंग होती है, वो बनाते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। इन्होंने ये हाल ही में शुरू किया है और छोटे बेस पर यहाँ ग्रोथ भी अच्छी आई है। पिछले साल से ये 35% सेगमेंट ग्रो किया है और इस सेगमेंट से इनका करीब अभी 5% के आसपास बिज़नेस आ रहा है। तो ये जो छोटा डिवीज़न ज़रूर है, पर मार्जिन्स यहाँ भी हाई हैं और इसमें ये मेनली इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हैं। हालाँकि ऑर्ना पैक क्योंकि अभी छोटा है, नया डिवीज़न है, तो प्रॉफ़िटेबल नहीं है और मैनेजमेंट का कहना है कि ये इस साल सितंबर के बाद से प्रॉफ़िटेबल हो जाएगा। फिर जो हम आपको बता रहे थे कि केडीडीएल ईथॉस को भी ओन करता है, तो ईथॉस के देश भर में 100 लगभग लग्जरी वॉच स्टोर्स हो गए हैं, जिनके ज़रिए ये रोलेक्स, कार्टियर, रैडो और सीको जैसी मशहूर लग्जरी ब्रांड्स की वॉचेस बेचते हैं। इसके अलावा ये प्री ओन्ड लग्जरी वॉच मार्केट में भी तेज़ी से एक्सपांड कर रहे हैं, जहाँ पर ये प्री ओन्ड माने कि आपकी सेकंड हैंड सर्टिफाइड और जेन्युइन घड़ियाँ भी बेचने लगेंगे। तो ये मार्केट भी आपका तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि महँगी जो आपकी घड़ियाँ होती हैं, लिमिटेड एडिशन रहती हैं, तो इनकी सेकंड हैंड डिमांड भी अच्छी आती है। अब ईथॉस भी आपका वैसे 25 से 30% के रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो करता आया है और यहाँ से इनका जो है अगले 3 से 4 सालों में स्टोर काउंट डबल करने का प्लान है। मतलब ये 200 स्टोर्स कर ले जाएँगे। बाकी जो आपका इंडिया में लग्जरी मार्केट है, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। लग्जरी वॉचेज़ और स्विस वॉचेज़ की डिमांड भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस बिज़नेस के लिए भी आप लगभग 25% के आसपास ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हो कंज़र्वेटिव साइड पर और अगर ये अच्छा कर ले गया तो आप 30% ग्रोथ की भी उम्मीद रख सकते हो। अब ईथॉस में केडीडीएल की 50 से 51% की लगभग शेयर होल्डिंग है। अब क्योंकि ईथॉस आपका एक लग्जरी ब्रांड है ना और रिटेलर भी है, तो इसलिए ये आपको हमेशा आप देखोगे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता मिलेगा। अभी ईथॉस का मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए चल रहा है। ऐसे में केडीडीएल की स्टेक आपकी इसकी आधी 3,500 करोड़ रुपए की बनती है। और उसके ऊपर होता क्या है कि होल्डिंग कंपनी को 50% का डिस्काउंट मिलता है। माने कि मार्केट केडीडीएल की होल्डिंग को ना पूरा 3,500 करोड़ रुपए की वैल्यू नहीं देगा। बिकॉज़ उसको केडीडीएल आप समझो कि कभी बेचेगा तो है नहीं। तो इसलिए केडीडीएल में आप 1750 करोड़ रुपए की वैल्यू लेकर चलो, मतलब 1750 करोड़ रुपए की। तो वो एक्चुअली में ईथॉस की वैल्यू हम लेकर चलेंगे जभी भी अगर हमको वैल्यूएशन करना हुआ। तब भी ऑल इन ऑल आप देख रहे होगे कि केडीडीएल आपका एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। अब सीधा रिजल्ट्स और वैल्यूएशन पर आने से पहले आखिरी में इनका ये एक इमर्जिंग बिज़नेस है, जिसमें ये खुद का एक लग्ज़री वॉच ब्रांड भी ओन करते हैं। उसे देख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। केडीडीएल आपका फेवरे ल्यूबा स्विस लग्ज़री वॉच ब्रांड को ओन करता है और ये बेसिकली आपका सिल्वर सिटी ब्रांड्स कंपनी के अंडर आता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2011 से 2023 तक ये टाइटन के अंडर आता था। बाद में 2023 में केडीडीएल ने इसे खरीद कर दोबारा रिवाइव किया है, काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है। हाँ, इनके लिए अभी ये एक छोटा ही सेगमेंट है, पर ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रही है और वो बार-बार बोलते आए हैं कि ये डिवीज़न अच्छा कर रहा है और काफ़ी डिमांड आ रही है इनके वॉचेस की। अब केडीडीएल के पास इसमें स्किल सेट क्या है या एक तरह से मोट क्या है कि ईथॉस के ज़रिए उनके पास लग्ज़री वॉच मार्केट की एक ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी समझ है।
कि भारत में लग्ज़री वॉचेस का मार्केट कैसे काम करता है, कौन से मॉडल्स बिकते हैं, कौन से नहीं बिकते हैं। इसके अलावा पूरा आपका सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे क्रिएट करी जा सकती है, तो ये सब उनको अच्छी नॉलेज है। तो ऑल इन ऑल ये सब उनके पास ईथॉस के थ्रू एक्सपीरियंस है, जो स्किल सेट है, तो ये फेवरेल युवा को ग्रो करने में मदद करेगा। अभी तो ये और ब्रांड्स ऐड करने का नहीं सोच रहे हैं और इनका अभी मेन फोकस यहाँ से सिर्फ फेवरेल युवा को अच्छा एक ब्रांड ग्रो करने पर है, इसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग देने पर है। पर वो एक ऑप्शनैलिटी है कि फेवरा लुबा अगर अच्छा कर गया तो आगे चल के ये जो केडीडीएल है, ये आपका एक हाउस ऑफ ब्रांड्स भी बन सकता है। पर फिलहाल कंपनी इसे प्रीमियम लग्जरी वॉच ब्रांड के रूप में चला रही है। ऐसा कोई हाउस ऑफ ब्रांड्स का इनका इंटेंशन नहीं है और मैनेजमेंट का अंदाजा है कि ये सेगमेंट इस साल आपका डबल ग्रो कर जाएगा। तो अब तक हमने इसमें देखा कि केडीडीएल आपका करता क्या है और उसमें क्या अलग-अलग स्पेशलिटीज़ हैं। अब हम फटाफट से इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को देख लेते हैं। और वैसे इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टैंडअलोन बिज़नेस को देखेंगे जिसमें आपका वॉच कंपोनेंट्स का, आइजन, ऑर्नापैक का ये सब बिज़नेसेस आते हैं। जब आप स्टैंडअलोन में ईथॉस बिज़नेस को ऐड कर दोगे तो वो आपके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बनते हैं और पर जो हमारा मेन फोकस है वो कंसोलिडेटेड पर नहीं, स्टैंडअलोन पर रहेगा। वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जनवरी से मार्च के महीनों में माने कि Q4 में अच्छी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिली है। पर हम लोग ये पूरे साल के नंबर्स देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्स इनकी पिछले साल से 34% बढ़कर आपकी 496 करोड़ रुपए आई हैं। इसके अलावा मार्जिन्स ज़्यादातर आपके स्टेबल रहे हैं और एबिटा आपका पिछले साल से 32% ग्रो किया है। हाँ, क्वार्टरली बेसिस पर आप देखोगे तो ज़रूर मार्जिन में शार्प इम्प्रूवमेंट है, पर बेहतर रहेगा कि हम लोग ना मार्जिन्स को हमेशा एनुअल बेसिस पर देखें। बिकॉज़ हम ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे तो एबिटा एक्सपैंड किया है और फिर नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़िया 56% ग्रो करके ये 76 करोड़ रुपए आया है पूरे साल के लिए। तो ये आप नेट प्रॉफिट की फिगर याद रखना, 76 करोड़ रुपए। इसे लेकर हम लोग आगे इसका वैल्यूएशन कर रहे होंगे। अब इनका प्रिसिशन कंपोनेंट्स और वॉच पार्ट्स का बिज़नेस है, वो ग्रो कर रहा है। पर नए बिज़नेसेस जो ऐड हुए हैं जैसे कि ऑर्ना पैक और ब्रेसलेट्स डिवीज़न, वो अभी आपका प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। तो इस वजह से मार्जिन्स पर वो थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। इसलिए हमें मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वरना जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना कि किसी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में ऑपरेटिंग लेवरेज आती है। तो आगे चल के जैसे-जैसे ये बिज़नेसेस स्टेबल होकर प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, हमें केडीडीएल में भी मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा। इसके अलावा जो हम आपको पहले बता रहे थे, सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि वॉच कंपोनेंट से सेल्स इनकी लगभग 48% यानी 240 करोड़ रुपए आई हैं पूरे बिज़नेस में, जो कि पिछले साल से 20% की ग्रोथ है। आइजन प्रिसिशन इंजीनियरिंग से 40% लगभग 200 करोड़ की सेल्स, जो कि आपकी 35% की अच्छी ग्रोथ है। थोड़ा-सा 4 से 5% मतलब 23 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूशन ऑर्नापैक का रहा है, जो 37% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है और बाकी 8% यानी 40 करोड़ रुपए के आसपास ये आपका ब्रेसलेट से सेल्स आई हैं। तो ऑर्नापैक और ब्रेसलेट्स इनके लिए छोटे बट नए सेगमेंट्स हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कंसोलिडेटेड बिज़नेस है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स इनकी 31% ग्रो करी हैं, पर मुनाफ़ा नहीं बढ़ा है। ईथॉस में ना एक्चुअली पिछले 1 डेढ़ साल में थोड़ी-सी दिक्कत क्या आई है कि पहले तो ये आपका एक काफ़ी केपेक्स हेवी बिज़नेस है। माने कि आपको ये जो पूरा एक स्टोर खोलते हो लग्ज़री वॉचेस का, तो इसमें खोलने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर जो आपकी महँगी-महँगी वॉचेस आप लेकर आते हो, तो वो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी आपकी काफ़ी हेवी रहती है। तो ओवरऑल ये एक थोड़ा-सा केपेक्स हेवी बिज़नेस है। इस वजह से ईथॉस के मार्जिन्स नहीं एक्सपैंड हो रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी बहुत स्पीड से नए स्टोर्स खोल रही है, ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो घड़ियाँ हैं ना, ये स्विट्ज़रलैंड से इम्पोर्ट होती हैं और डॉलर के जैसे सीएचएफ या स्विस फ्रैंक भी आपका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो इसलिए करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इनके मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ा है। बिकॉज़ आप ऐसे समझो कि लग्ज़री सेगमेंट में आप हर 2-3 महीने पर दाम ऊपर-नीचे नहीं कर सकते हो। वो कस्टमर्स के दिमाग में थोड़ा-सा डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर देगा। तो ये लोग एक सेट पैटर्न में अपने रेट्स बढ़ाते हैं, पर इस बारी जो करेंसी की मूवमेंट्स रही हैं, वो ज़्यादा शार्प थी, तो इनके मार्जिन्स पर प्रेशर आया है। तो वो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है हम बोलेंगे, वो आपका आगे चलकर स्टेबल हो जाएगा, पर वो एक रिस्क है जो आपको ईथॉस में अपने एंड से देखना पड़ेगा। हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब एक बेनिफिट क्या मिलता है कि
ये केडीडीएल में एक तरह से एक्सपोर्टर हैं वॉच कंपोनेंट्स के। ईथॉस आपका इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में जो आपके करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो मोटा-माटम सेट ऑफ हो जाते हैं। इस वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पर आपको ऐसे करेंसी फ्लक्चुएशन का कुछ मूवमेंट खास नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा खिंच रहा है, तो फटाफट से हम लोग वैल्यूएशन पर आते हैं। तो अब तक हमने आपको समझाया कि केडीडीएल करता क्या है, इनके अलग-अलग बिज़नेसेस कौन से हैं और इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब देखिए, जब भी हम या आप केडीडीएल जैसे किसी इतने डाइवर्सिफाइड बिज़नेस को स्टडी करते हो, तो एक सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन मेथड फॉलो किया जाता है, जिसमें आप अलग-अलग सेगमेंट्स को इंडिविजुअली वैल्यू करते हो। अब इनके जो अलग-अलग बिज़नेसेस हैं, वो मोटा-माटम 25 से 30% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो हम केडीडीएल लेवल पर कंपनी के लिए 25% के आसपास ग्रोथ का अंदाज़ा लेकर चल सकते हैं और ये इनके मैनेजमेंट की गाइडेंस भी है कि मोटा-माटम ये इतने-इतने प्रतिशत के रेट से आसपास 25% रेट के आसपास से लॉन्ग टर्म में ग्रो करते रहेंगे और ईथॉस का भी यही 25 से 30% गाइडेंस है। ऐसे में आप इस टेबल में देखोगे तो केडीडीएल का मार्केट कैप अभी 4000 करोड़ रुपए का है और मार्केट इसे टोटल 45 के पीई पर वैल्यू कर रहा है। अब ये जो 4000 करोड़ रुपए है ना, इसमें ईथॉस की भी होल्डिंग इंक्लूडेड है। वैसे आपका जो ईथॉस है, उसका मार्केट कैप अलग से 7000 करोड़ रुपए है। पर जो हम आपको बता रहे थे कि केडीडीएल की लगभग 50 से 51% शेयर होल्डिंग है ईथॉस में। तो केडीडीएल की वैल्यू आप 3500 करोड़ लेकर चलो, मतलब केडीडीएल के पास इतना ईथॉस की होल्डिंग है। अब उसमें भी क्या रहता है कि जो हमने आपको पहले भी बताया था कि होल्डिंग कंपनी को डिस्काउंट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से लगभग 3500 करोड़ रुपए पर वो 50% डिस्काउंट लगा दें, तो ईथॉस की जो वैल्यू बनती है, वो आपकी 1750 करोड़ रुपए हुई। माने कि केडीडीएल के 4000 करोड़ मार्केट कैप में से 1700 करोड़ आपकी ईथॉस की ही वैल्यू है और जो बची आपकी 2250 करोड़ रुपए, वो केडीडीएल के अपने स्टैंडअलोन बिज़नेस की वैल्यूएशन है। अब केडीडीएल का एफवाई 26 में 76 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बारी हमने ईथॉस की वैल्यू को हटा दें, तो जो आपका स्टैंडअलोन केडीडीएल है, उसको मार्केट 30 के पीई पर वैल्यू कर रहा है। अब है क्या कि इस पर हम लोग 25% उनका ग्रोथ गाइडेंस लेकर चल सकते हैं। पर एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पर ना री-रेटिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इस वीडियो के दौरान हमने आपको 2-3 बार बताया है कि कितने भी जो आपके प्रिसिशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सारे प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हैं। पर मार्केट किसी कारण से अभी केडीडीएल की पोटेंशियल या केडीडीएल के स्टैंडअलोन बिज़नेस को नहीं समझ रहा है। तो हम लोग ईथॉस के लिए वही 75 का पीई लेकर चलते हैं, जो मार्केट उसे अभी देता है और केडीडीएल का जो कोर बिज़नेस है, वहाँ पर 25% ग्रोथ लेकर हम लोग चल सकते हैं और उसे हम लोग 75 के पीई पर वैल्यू करेंगे कि आज से 3 साल बाद मार्केट केडीडीएल के कोर बिज़नेस को 75 का पी रेशियो दे रहा होगा। ऐसे में मार्केट कैप मोटा-माटम आपका 14,500 करोड़ रुपए निकल कर आता है, जो हमारी समझ से आज से 3 से 4 साल बाद मार्केट केडीडीएल को कि इतने-इतने पर वैल्यू कर रहा होगा। अब ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए। आप चाहो तो ये वाला जो सेक्शन है, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन या बस वैल्यूएशन बोल लो इसको, तो इसको आप फिर से प्ले कर सकते हो, तो आपको ना एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन है, मल्टीपल बिज़नेसेस में आपको ऐसे ही करना पड़ता है। और देखिए, एक्चुअल में आप समझो कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझो कि केडीडीएल को अलग वे में वैल्यू किया जाएगा, माने कि उनके स्टैंडअलोन बिज़नेस को अलग और ईथॉस बिज़नेस को अलग वे में वैल्यू किया जाएगा। तो ये करके केडीडीएल में हमको 50 से 55% टाइप सीएजीआर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हो। और इसमें एडेड बोनस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो इनका फेवरेल्यूबा करके बिज़नेस है, वो अच्छा कर ले गया या इसके अलावा ईथॉस में 25% से ज़्यादा ग्रोथ आ गई, तो वहाँ कई सारे आपके ट्रिगर्स हैं जो ये प्ले आउट हो सकते हैं। तो अपसाइड आपकी 50-55% से ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। पर ऑल इन ऑल हमने आपको एक अंदाज़ा दे दिया कि आप कैसे खुद से इस बिज़नेस को वैल्यू कर सकते हो। आई होप कि हमने आपको बहुत आसान भाषा में इसको सिंप्लीफाई कर दिया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बिज़नेस ढूँढने में और फिर उन पर रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। पर अगर आप हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे हर हफ्ते नए-नए बिज़नेसेस, इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल्स ला पाएँगे, ऐसे एनालिसिस ला पाएँगे। तो आप याद से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।